एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो की। 20 ऐसी रिएक्शंस जो पिछले 10 सालों में केमिस्ट्री में बहुत बार पूछी गई हैं, बार बार पूछी गई हैं। अच्छा, जितनी भी हम रिएक्शंस करेंगे उसमें एक बात जान लो कि जैसे ही मैं आपको रिएक्टेंट्स बता देता हूँ तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपने वो रिएक्शन पढ़ रखी है पहले तो आप वीडियो को पॉज करके उसके प्रोडक्ट्स के बारे में सोच सकते हैं। वो एक बेहतर तरीका है उसको रिवाइज करने का। बात शुरू करते हैं चैप्टर 1 की मेन रिएक्शंस के साथ। दो रिएक्शंस की बात करेंगे यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रिएक्शंस, एक होती है प्लांट्स में और दूसरी होती है एनिमल्स के अंदर। पहली के रिएक्टेंट्स होते थे ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और दूसरी के रिएक्टेंट्स थे ये ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। इस पॉइंट पे इनके प्रोडक्ट्स ध्यान करके देख लो, क्या थे इनके प्रोडक्ट्स। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स थे जो रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट्स थे, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज स्टोर होता था फूड के फॉर्म में और ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाती थी एनवायरनमेंट में, जो कि ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल होती थी एनिमल्स के द्वारा। दूसरी तरफ रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स क्या थे, जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स थे, यानी कि एनर्जी प्लस CO2 प्लस वाटर। यहाँ मेन प्रोडक्ट था एनर्जी, जो कि इस्तेमाल होती है डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में, और बाकी के दोनों CO2 और वाटर थे बाय प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिसको बॉडी वेस्ट के फॉर्म में देखती है, जो बॉडी से बाहर निकलते हैं। ये हो गई पहली दो रिएक्शंस। बिल्कुल इसी तरह से आगे भी चलेंगे। अगली दो रिएक्शंस पे आए तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस थी। एक थी क्विक लाइम प्रेपरेशन रिएक्शन और दूसरी थी स्लेक्ड लाइम प्रेपरेशन रिएक्शन। क्विक लाइम प्रिपेयर होता था एक पत्थर से, नाम जिसका था लाइमस्टोन, और फॉर्मूला क्या था CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, नेचर में पाया जाता है। इस पत्थर को जब हम हीट करते थे तो हमें मिलता था क्विक लाइम। साथ में प्रोडक्ट क्या बचता है, CaO को माइनस करके देख लो CaCO3 से, गैस रिलीज होती थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी क्विक लाइम को हम अगली रिएक्शन में इस्तेमाल कर सकते थे। जब इसमें हम ऐड क्या करते थे, पानी ऐड करते थे, तो हमें मिल जाता था स्लेक्ड लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये थी कि ये स्लेक्ड लाइम लिक्विड फॉर्म में होता था। वो इसलिए ही होता था क्योंकि ये रिएक्शन बड़ी ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, इसमें बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होती थी। अब ये फाइनली जो स्लेक्ड लाइम मिला, ये इस्तेमाल होता था वाइट वॉशिंग, यानी कि दीवारों को पेंट करने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। अब चलते हैं अगले फेज चैप्टर 2 की रिएक्शंस की तरफ। नेक्स्ट 2 रिएक्शंस आती हैं एसिड का रिएक्शन पानी के साथ और बेस का रिएक्शन पानी के साथ। रिएक्शंस ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये दोनों रिएक्शंस ही समझाती हैं कि एसिड और बेस दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। चलिए देखते हैं। एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता था तो यहाँ पे क्या होता था, एसिड यहाँ पे टूट जाता था अपने आयंस में, यानी कि HCl किस में ब्रेक हो जाएगा, H+ और Cl-। बिल्कुल इसी तरह से बेस में भी होता था। उसकी जब रिएक्शन वाटर के साथ होती थी तो बेस भी अपने आयंस में टूट जाता था, और आयंस क्या थे उसके, Na+ और OH-। इस तरह से ये दोनों रिएक्शंस एक्सप्लेन कर देती हैं कि एसिड्स और बेसेस दोनों ही कंडक्ट क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अगली दो रिएक्शंस, 7वीं और 8वीं रिएक्शंस आती हैं हाइड्रोजन के टेस्ट की रिएक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट की रिएक्शन। बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। एक्चुअल एग्जाम्पल्स लेने से पहले इनके जनरल फॉर्म अगर देखें तो वो होते हैं कुछ इस प्रकार से। दोनों एक साथ इसलिए लिए हैं कि एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। सेकेंड वाले जनरल फॉर्म में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है रिएक्टेंट्स में, वहाँ पे मेटल के साथ आ जाता है कार्बोनेट। एग्जाम्पल से अब इन्हें समझें तो पहली रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, एसिड को रिएक्ट कराते हैं मेटल के साथ। एसिड हो गया लेट्स से HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मेटल हो गया जिंक। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन। अब जिंक का आयन होता है पॉजिटिव, तो वो रिएक्ट करेगा नेगेटिव आयन वाले के साथ, यानी कि क्लोरीन के साथ, और बनाएगा अपना सॉल्ट जिंक क्लोराइड, और बाकी वहाँ पे रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन की गैस। रिएक्शन ये हाइड्रोजन का टेस्ट इसलिए है क्योंकि हम कोई सा भी एसिड यहाँ पे ले लें, HCl की जगह अगर हम ले लेते लेट्स से H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, और मेटल हम चेंज कर देते लेट्स से सोडियम, तो भी ये रिएक्शन ट्रू होती। वहाँ पे सॉल्ट क्या बनता, Na2SO4 और हाइड्रोजन गैस, यानी कि इस केस में भी हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होती ही होती। अब टेस्ट इस गैस का जान लें तो वो होता है दैट इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। बेसिकली जब हम इस गैस को सोप सॉल्यूशन से पास करते थे तो वहाँ पे हाइड्रोजन के बनते थे बबल्स, और उन बबल्स के सामने जब हम लाते थे बर्निंग कैंडल
तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न करते थे, यानी कि पटाखे की आवाज़ के साथ। इसके बाद दूसरी रिएक्शन का एग्जाम्पल देख लें तो वहाँ पे एसिड अगेन ले लेते हैं HCl और इस बार मेटल कार्बोनेट हो जाएगा जिंक कार्बोनेट। यहाँ के प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, जिंक अगेन कंबाइन हो जाएगा पहले की तरह क्लोरीन के साथ और बनाएगा जिंक क्लोराइड, और गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस तीसरी चीज़ क्या बच गई, रिएक्टेंट से देख सकते हो क्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन है वो अभी रिमेनिंग है, और ऐसे ही ZnCO3 के साथ जो ऑक्सीजन एक रिमेनिंग है वो यहाँ पे कंबाइन होकर बनाते हैं H2O यानी कि वाटर। टेस्ट ये इक्वेशन अगेन कार्बन डाइऑक्साइड का क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी जब हम एसिड को चेंज कर देंगे और मेटल कार्बोनेट को चेंज कर देंगे तो भी बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे भले ही बदलती रहें, सॉल्ट हमारा बदल जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पे फिर भी लिबरेट होगी, विच मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ कांस्टेंट इन दिस रिएक्शन। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट देखें तो वो ये होता है दैट इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। जैसे कि अगर हम लाइम वाटर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो वो मिल्की हो जाएगा, उसका टेक्सचर जो है जैसा वो दिखता है वो दूध के जैसा लगेगा। ये हो जाती हैं हमारी 7th और 8th रिएक्शन। बात को आगे बढ़ाएं तो पिछली जो 2 रिएक्शंस थी वो रिलेटेड थी एसिड के साथ, तो वहीं पे अगली जो 2 आने वाली रिएक्शंस हैं हमारी वो रिलेटेड हैं बेसेस के साथ, जिसमें एक रिएक्शन तो होती है बेस की मेटल के साथ और दूसरी होती है बेस की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ। काफ़ी मिलती जुलती रिएक्शन है ये, इसलिए ही एक साथ कवर कर सकते हैं। मेटल यहाँ पे ले लें तो वो हो गया जिंक, और बेस यहाँ पे हो गया NaOH। सबसे कॉमन जो यहाँ पे बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, वो होता है NaOH। इसी तरह से दूसरी रिएक्शन भी देख लें तो उसके रिएक्टेंट्स क्या हैं, मेटल ऑक्साइड यहाँ पे हो जाता था ZnO और बेस अगेन हम सेम ले लेते थे NaOH। इस पॉइंट पे ध्यान करके देखो क्या प्रोडक्ट्स थे इनके। पहली रिएक्शन के केस में यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते थे ये, जिसमें पहला प्रोडक्ट Na2ZnO2, इसका नाम ध्यान कर लो, सोडियम जिंकेट, इंपॉर्टेंट सॉल्ट है ये, और दूसरा होता था हाइड्रोजन गैस। ये पर्टिकुलर रिएक्शन भी हाइड्रोजन की टेस्ट की रिएक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम बेस को चेंज करें और मेटल को चेंज करें तो अगेन सॉल्ट चेंज हो जाएगा लेकिन गैस सेम रहेगी, और टेस्ट यहाँ पे भी सेम है, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। इसी तरह से दूसरी रिएक्शन देखें तो वो बहुत ही सिमिलर है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड और बेस हमने सिमिलर लिए हैं तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगेन सॉल्ट सेम ही बनता था यानी कि सोडियम जिंकेट, और क्योंकि मेटल के साथ ऑक्साइड कंबाइंड है हमारे रिएक्टेंट्स में तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, H2 के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगी और बन जाएगा वाटर। रिएक्शंस ये दोनों पूछी जो जाती हैं वो डायरेक्ट ही पूछी जाती हैं, जैसे कि पहली रिएक्शन हो गई कि पूछ लिया उसने कि कोई मेटल किसी बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। ये हो गई हमारी 2 रिएक्शंस किससे रिलेटेड, बेस से रिलेटेड। इसके बाद अगली जो 2 रिएक्शंस आती हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स की हैं जो प्रेपरेशन रिएक्शंस हैं, हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। पहला प्रोडक्ट ऐसा है जो बेकिंग में इस्तेमाल होता है, नाम बड़ा ही इजी था, बेकिंग सोडा। फॉर्मूला इसका क्या था, NaHCO3। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को प्रोडक्ट से याद करना ज़्यादा आसान था, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पे होते थे 2, दूसरा प्रोडक्ट था NH4Cl। इन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स में से अगर आप अलग अलग चीज़ें जंबल अप करो तो आपको मिल जाते हैं ये 4 रिएक्टेंट्स, NaCl, H2O, CO2 और NH3। ये चीज़ आप खुद करके देख सकते हो कि कैसे ये जंबल हो रहे हैं। ये रिएक्शन हो गई बेकिंग सोडा के प्रेपरेशन की रिएक्शन। इसके बाद दूसरी रिएक्शन पे आए तो वो एक ज़्यादा इजी रिएक्शन है। इसी बेकिंग सोडा को अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है एक दूसरे कंपाउंड में, विच इज़ Na2CO3। नाम इसका होता है वॉशिंग सोडा, और इस्तेमाल ये होता है डिटर्जेंट्स यानी कि कपड़े धोने के काम आता है। और बाकी दोनों प्रोडक्ट्स इस रिएक्शन में होते हैं ये H2O और CO2। ये हो जाती थी वॉशिंग सोडा के प्रेपरेशन की रिएक्शन। फिर इसके बाद 2 और प्रेपरेशन रिएक्शंस थी। एक थी ब्लीचिंग पाउडर के प्रेपरेशन की रिएक्शन जो कपड़ों को ब्लीच करने के काम आता है, और दूसरी थी POP के प्रिपरेशन की रिएक्शन यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर करने की रिएक्शन थी। पहली रिएक्शन यहाँ पे देखें तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो प्रिपेयर होता था 2 रिएक्टेंट से, एक था स्लेक्ड लाइम यानी कि CaOH होल ट्वाइस और दूसरा था क्लोरीन। इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, और बाकी 2 जो प्रोडक्ट्स थे वो बाय प्रोडक्ट थे यानी कि वो एक्स्ट्रा होते हैं, जो कि होते थे H2O और क्लोरीन। इसके बाद POP की प्रिपरेशन पे आए तो ये एक रिलेटिवली ईजी रिएक्शन थी। जिप्सम नाम का एक मटेरियल था
जो कि था CaSO4.2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसको जब हम हीट करते थे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये ब्रेक हो जाता था प्लास्टर ऑफ पेरिस में। काम ये तब होता था जब जिप्सम में से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाता है, तो जो बाकी बचता है CaSO4.12H2O, यही होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस पर्टिकुलर मटेरियल को 2 अलग अलग एरियाज में इस्तेमाल किया जाता था। अगर किसी की हड्डी टूट जाती थी तो वहाँ पे प्लास्टर चढ़ाने के काम आता था, और वहीं पे दूसरी तरफ बिल्कुल एक अलग एरिया था जहाँ पे ये वॉल को डेकोरेट करने के काम आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की यही पहली रिएक्शन इससे ऑपोजिट भी वर्क करती है। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम मिक्स कर दें 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फिर से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अगेन टू जिप्सम, जो कि होता है सॉलिड के फॉर्म में। ये हो जाती है प्रेपरेशन रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड POP। इसके बाद 15वें नंबर पे आती है थर्मिट रिएक्शन, एक बड़े ही कमाल की रिएक्शन जिससे हमें मिलता है पिघलता हुआ लोहा। और लोहा ये हमें मिलता था जब हम कंबाइन करते थे 2 रिएक्टेंट्स Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, दोनों ही सॉलिड फॉर्म में होते थे। इन दोनों रिएक्टेंट्स को जब हम थोड़ा सा स्पार्क यानी कि चिंगारी देते थे, तो यहाँ पे होती थी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें एल्यूमिनियम कंबाइन कर जाता था ऑक्सीजन के साथ, और लोहा यानी कि आयरन यहाँ पे अकेला रह जाता था। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही है कि आयरन यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में होता था। कारण इस बात का ये था कि रिएक्शन ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हीट लिबरेट होती है इस रिएक्शन के अंदर, जिसके कारण आयरन लिक्विड फॉर्म में मिलता है। इंटरेस्टिंग पार्ट इस रिएक्शन की इसकी एप्लीकेशन थी। ये जो लोहा यहाँ पे मिला है पिघलता हुआ, ये इस्तेमाल होता था रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद 16 और 17 नंबर पे आती हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन रिएक्शंस। दोनों ऐसी रिएक्शंस हैं जो मेटल्स को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के काम आती हैं। जिसमें रोस्टिंग अगर आपको ध्यान हो तो उसमें मेटल एक्सट्रैक्ट होता था बाय हीटिंग इन एक्सेस एयर, बहुत ज़्यादा एयर में इसको हीट किया जाता था। वहीं पे दूसरी तरफ कैल्सिनेशन के केस में ओर को लिमिटेड एयर में हीट किया जाता था, यानी कि बहुत ही कम एयर में। इस बेसिक डिफरेंस के अलावा एक और डिफरेंस था इन रिएक्शंस में कि रोस्टिंग सिर्फ ऐसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के काम आती है जो नेचर में सल्फाइड फॉर्म में यानी कि सल्फर के साथ कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, कॉपर एंड Hg रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आते मेटल्स। वहीं पे दूसरी तरफ कैल्सिनेशन होती थी इस्तेमाल ऐसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो कार्बोनेट फॉर्म में यानी कि CO3 के साथ कंबाइंड प्रेजेंट होते हैं नेचर के अंदर, जैसे कि जिंक हो गया ZnCO3 के फॉर्म में, आयरन हो गया FeCO3 के फॉर्म में, और लेड हो गया PbCO3 के फॉर्म में। बेसिक डिफरेंस के बाद इन दोनों की एक्चुअल रिएक्शंस देख लें तो कोई एक अगर और ले लें दोनों केसेस में, तो रोस्टिंग के केस में अगर जिंक सल्फाइड की बात करें और कैल्सिनेशन के केस में जिंक कार्बोनेट की बात करें, तो ये दोनों ही हीट होते हैं ऑक्सीजन के साथ। रोस्टिंग में एक्सेस हीट होती है और कैल्सिनेशन में लिमिटेड हीट। प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्या बनते हैं, एक तरफ रोस्टिंग में जिंक कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ और सल्फर भी कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, गिविंग ZnO and SO2। फिर दूसरी तरफ कैल्सिनेशन के केस में बिल्कुल सिमिलर सी रिएक्शन होती है, जिंक अगेन कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और गैस इस केस में क्योंकि कार्बन है इन्वॉल्व तो वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। एज वी कैन सी काफ़ी सिमिलर रिएक्शंस हैं ये दोनों। लेकिन बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है, हमें अपना मेटल नहीं मिला है। मेटल मिला है ऑक्साइड फॉर्म में ZnO। उसको रिड्यूस किया जाता था दोनों ही रिएक्शंस में कार्बन के साथ रिएक्ट करके, जिसमें प्रोडक्ट फिर क्या मिल जाता था Zn+CO। इस तरह से रोस्टिंग और कैल्सिनेशन रिएक्शंस मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करती हैं उनके ओर्स से। हमने तो यहाँ पे स्पेसिफिकली जिंक के ओर्स की बात करी, Zns और ZnCO3। आप प्रैक्टिस के लिए बाकी मेटल्स के ओर्स के साथ इन्हीं रिएक्शंस को ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि रोस्टिंग के केस में आपने ले लिया PbS और कैल्सिनेशन के केस में आपने ले लिया PbCO3, उसकी रिएक्शंस बना के देखो। अब चलते हैं चैप्टर 4 की मेन रिएक्शंस की तरफ, और यहाँ पे सबसे पहले आती हैं 2 मेन रिएक्शंस। एक थी एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन, और फिर दूसरी उसी के साथ उसी एल्डिहाइड से बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन। जनरलाइज फॉर्म में देखें तो इसको कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, एल्कोहल से बना एल्डिहाइड और उसी एल्डिहाइड से बना कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका स्पेसिफिक एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे एल्कोहल के तौर पे सबसे पहले लेते हैं इथानॉल यानी कि CH3CH2OH, या फिर जिसको कह सकते हैं C2H5OH। इसी एक सिंगल रिएक्टेंट पे जब हम ऐड करते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पूछा जाता है, नाम इसका होता है पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4, या फिर दूसरा भी एक एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7। इसको याद कर लो।
जब इनमें से कोई भी एजेंट ऐड किया जाता है इथेनॉल पे तो वहाँ से हाइड्रोजन हट जाती है और हमें मिलता है इथानल यानी कि CH3CHO। ये हो गई पहली रिएक्शन। इसी के बाद इसी इथेनॉल पे अगेन सेम रिएक्शन अगर हम करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMNO4 या K2Cr2O7 ऐड करें तो हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन फिर से होती है और इस बार यहाँ पे ऐड हो जाता है ऑक्सीजन और हमें मिलता है CH3COOH यानी कि इथानोइक एसिड। 20वें और आखिरी नंबर पे आती है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स की रिएक्शन। काफ़ी पूछी जाती है ये रिएक्शन। शुरुआत में इसमें लिया जाता है वेजिटेबल ऑयल जो कि होता है कुछ इस प्रकार से। 2 कार्बन के बॉन्ड्स डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं और उनके चारों तरफ RR रिप्रेजेंट करती हैं कार्बन की चेन्स। इसी एक कंपाउंड में अगर हम ऐड कर देते थे हाइड्रोजन, रिएक्शन का नाम भी यहीं से आता है, हाइड्रोजन कर दिया ऐड ऑयल में तो हो गया नाम हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। और रिएक्शन ये ध्यान रखो कि होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, नाम जिसका है निकल Ni। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है ये प्रोडक्ट, ये होता है वेजिटेबल घी। इसके बनने को थोड़ा सा समझें तो बेसिकली जो हमारा रिएक्टेंट था उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और वहाँ पे रह गया सिंगल बॉन्ड, और जो 2 नई प्लेसेस आई वहाँ पे दोनों जगह हाइड्रोजन ऐड हो गए। इसी के साथ हमारी कंप्लीट हो जाती हैं ये 20 केमिस्ट्री की सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शंस। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों के साथ। अभी के लिए अलविदा।